गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग डाल दीजिए। रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो कि रिवाइज्ड हो चुका है। जब रोकड़ प्रवाह विवरण की बात कर रहे हैं तो तीन चीजें यहां पर हैं। एक, रोकड़ यानी कि कैश। एक, प्रवाह मतलब कि फ्लो। और एक है विवरण यानी कि स्टेटमेंट। कैश के रिगार्डिंग में अगर बात करें तो कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब होगा रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य। यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रवाह की बात करें, अंतः प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह। और प्रारूप यानी कि स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये तीन गतिविधियों यानी कि 3 एक्टिविटीज को शो करता है, जिसमें एक होती है ऑपरेटिंग यानी कि परिचालन। एक होती है इन्वेस्टिंग यानी कि विनियोग। और एक होती है फाइनेंसिंग यानी कि वित्तीय। अंतः प्रवाह बाह्य प्रवाह का मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, चले गए नेक्स्ट पे। देखो, लिख दिया। तो एक बात समझो, अगर मैं बोल रहा हूं कि AS3 लेखा मानक 3 जो कि रिवाइज्ड है, उसके अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों को शामिल किया जाता है। तो इस कैश का मतलब क्या है, रोकड़ का मतलब क्या है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक समझ लो या बैंक बैलेंस समझ लो।
और जो ये कैश इक्विवेलेंट है इसका मतलब क्या है, रोकड़ समतुल्य का मतलब क्या है? बाजार प्रतिभूतियां, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कौन सी होंगी? जिनका परिपक्वता समय अवधि यानी मेच्योरिटी पीरियड 3 महीनों से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम अप टू 3 मंथ्स। क्या चीज? एग्जाम्पल दूं इस, कौन सी 3 महीने वाले हैं बताते हैं अभी। जैसे वाणिज्यिक प्रपत्र, इसको कॉमर्शियल पेपर भी बोलते हैं। आमतौर पे इनका टाइम पीरियड जो है वो 90 डेज का ही रहता है, 90 डेज के लिए रहता है, ठीक है। ऐसे ही है, नहीं शेयर्स डिपेंड करता है। वैसे तो देखो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू कोई होती ही नहीं है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितने टाइम तक होल्ड करके बेचना चाहते हैं। तो हम उस सिचुएशन में किसी भी परिस्थिति में शेयर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो शामिल नहीं किया, ये बात है, ठीक है ना। जिनका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, मतलब बहुत नॉमिनल टाइम पीरियड है, 3 महीने, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, मेच्योरिटी पीरियड बस यही होना चाहिए, है ना। कमर्शियल पेपर है, नहीं इसके अलावा ट्रेजरी बिल है। तो लेवल अलग है तो क्या हो गया, आप तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो ना, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो कर दो, केवल उन्हीं को ही लेंगे हम। जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीनों से ऊपर नहीं है वही, बस वही आएंगे। ट्रेजरी बिल भी लिख देना इसमें, तो क्या बोलते हैं ट्रेजरी बिल को हिंदी में? टी बिल नहीं, खजाना प्रपत्र थोड़ी ना होता है। अभी देखते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है, मिल जाएगा अभी हिंदी में है, कोषागार। तो इतनी देर से पता था, बता क्यों नहीं रहा फिर? अच्छा उसने बताया तेरे को। कोषागार बिल, यस बिल्कुल सही है, ट्रेजरी बिल। तो अच्छा अब एक बात समझो, अगर मैं रोकड़ प्रवाह विवरण को परिभाषित करना चाहूं, उसको परिभाषा में लिखना चाहूं, तो क्या मीनिंग लिखेंगे अपन? कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एक ऐसा विवरण जो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अंतः प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह को दर्शाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। लिखो, एक ऐसा विवरण, एक ऐसा विवरण जो रोकड़ एवं रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्यों के अंतः प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह
को दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। A statement which represents the inflow and outflow of cash and cash equivalent is known as कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक परिभाषा और दी गई इसी के लिए ही, और उसको और ज्यादा अच्छे से इलोबरेट भी किया गया। कहा गया कि एक ऐसा प्रारूप जो नगद एवं नगद समतुल्यों के अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह को तीन गतिविधियों परिचालन, विनियोग और वित्तीय में विभक्त करके प्रदर्शित करता हो, रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। तो ये और ज्यादा उसको अच्छे से समझाता है। यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कैश और कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को टाइम में दर्शा रहा है, तीन एक्टिविटीज में डिवाइड करके। तीन कौन कौन सी? परिचालन यानी कि ऑपरेटिंग, विनियोग यानी कि इन्वेस्टिंग, और वित्तीय यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इन तीन भागों में बांट करके जो प्रदर्शित करे वो क्या है हमारे लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना, नेक्स्ट पॉइंट बना के या जैसे भी। एक ऐसा प्रारूप जो नगद एवं नगद समतुल्यों को तीन गतिविधियों ब्रैकेट में लिखो, विनियोग, ऑब्लिक या कॉमा करके लिख दो, कॉमा, परिचालन एवं वित्तीय ब्रैकेट क्लोज में विभक्त करके प्रदर्शित करता है। तो उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। A format which shows the cash and cash equivalents in three activities. ब्रैकेट में लिखो, ऑपरेटिंग, कॉमा, इन्वेस्टिंग, एंड फाइनेंसिंग। इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बार बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक
और कैश बजट। इनमें कोई डिफरेंस है या ये एक ही होते हैं? डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है? जो भी सौदे अभी हुए हैं यानी कि वर्तमान में है, जो प्रेजेंट में है, उनको तो कहां कैश बुक में दर्ज किया जाता है। जो फ्यूचर में होंगे उसकी आप प्लानिंग कर रहे हो कि ये आएंगे, ये पैसा आएगा, ये पैसा जाएगा, अगर उसके बारे में बात करते हो तो फिर वो क्या है? और जब सारा ट्रांजैक्शन हो गए, पूरा साल खत्म हो गया, उसके बाद में जब आप बनाओगे तो फिर वो क्या बनेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ये पास्ट से रिलेटेड है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो एक बार क्वेश्चन आया था हमारे पास जिसमें उन्होंने पूछा कि बताओ कैश के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल क्या होंगे। तो कैश के क्या होंगे? ये भूतकाल तो क्या बनेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रेजेंट में और वर्तमान सॉरी भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें तो ये नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? एक बात समझो, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाता हूं? ईयर एंड में जाकर के बनाऊंगा, यानी मैं बना रहा हूँ 31 मार्च 2023। तो डेटा जो होगा वो कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक। तो ये ट्रांजैक्शन तो हो चुके ना, इसका मतलब ये सब क्या है हमारे लिए? पास्ट है, ये पास्ट में हो चुका है, हम इससे कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके क्या आप भविष्य से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हो क्या? इससे कुछ मतलब नहीं। हाँ ठीक है, हमारे डिसीजन मेकिंग जरूर होती है कि भाई ये पिछले साल में पूरा इनफ्लो इतना था, इतना आउटफ्लो था, तो शायद आगे वाले साल में भी अब इतना होगा। जैसे आप तनख्वाह के संदर्भ में बात करें तो आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो आपको पता चलता है कि इस साल में हमने इतनी इनकम कमाई है, तो हमारा टारगेट क्या होगा? अगले साल में इनकम ज्यादा कमाने का। लेकिन वो डिसीजन मेकिंग मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो आप इसमें प्लानिंग कुछ भी नहीं कर सकते। प्लानिंग करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? कैश बजट। वो बताएगा कि क्या आएगा, क्या जाएगा, कैसे उसके ऊपर कंट्रोलिंग करनी है ये। अच्छा, उसके अलावा और क्या डिफरेंसेस होते हैं? इसके अलावा और क्या डिफरेंस होंगे? कैश फ्लो के कितने पार्ट होंगे? कौन कौन से? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और, जबकि कैश बुक के दो, रिसीट साइड और पेमेंट। जब कैश बजट बना रहे होंगे तो इसके संदर्भ में भी वही होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट। क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लें तो कैश बुक बनाने की जरूरत होगी या नहीं? क्या ये कैश बुक का प्रतिस्थापन हो सकता है क्या? सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ये बनता ही तो इसके बाद ही तो बनेगा वो, तो इसका मतलब इसका ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उसके अंदर लिख दिया उन्होंने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक का प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। क्या सत्य है कि असत्य है? असत्य है, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट
नहीं हो सकता। अच्छा फिर से बताओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कैश बजट का सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो बनता ही फ्यूचर के लिए है। ये बनेगा 1 तारीख पे, वो बनेगा 31 तारीख पे, तो अपने आप ही डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कोई लेखा मानक नहीं है कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो क्या है? संशोधित है। वो क्या किया जा चुका है? अमेंड किया जा सका है, मतलब हमने उसको रिवाइज कर दिया है। खैर, क्या रिवाइज किया वो देखते हैं अभी। मैं अब आपको एक एक एक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा हूं, तो एक एक एक्टिविटी के ऊपर बात करूं उससे पहले मैं आपसे एक छोटी चर्चा करना चाह रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे ज्यादा प्रचलित विधि कौन सी है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्यों? क्यों? यही क्यों है प्रचलित? क्योंकि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है, आवश्यक है, बनाना ही पड़ेगा। और बनाना भी है तो कौन से मेथड से बनाना है? इनडायरेक्ट। तो एक बार बताओ, जब इनके ऊपर मैंडेटरी और मैंडेटरी भी क्या है कि इनडायरेक्ट से बनाओगे, तो पॉपुलर फिर कौन सा होएगा मेथड? यही। तो क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है ये। क्योंकि सभी सूचीबद्ध यानी कि लिस्टेड क्योंकि सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए यह विधि अनिवार्य होती है। दिस मेथड इज मोर पॉपुलर बिकॉज all listed companies are bound to prepare CFS by using this method. By using चले आगे। तो अभी हम देख रहे हैं, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और है कि चाहे डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करो,
ये दोनों ही एक्टिविटीज सेम रहेगी। डायरेक्ट मेथड में भी और इनडायरेक्ट मेथड में। दोनों ही मेथड में ये सेम रहेगी, तो फिर अलग क्या बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही अलग बनेगा, बाकी सब सेम है। हाँ बिल्कुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एट द एंड में बनाया जाता है पास्ट के लिए। स्वीटी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ लिख दिया क्या इतना? चले तो अब मैं आपको समझाऊं तो हम यहाँ पे 3 एक्टिविटीज के ऊपर बात करेंगे। 3 एक्टिविटीज होगी, एक है ऑपरेटिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक है फाइनेंसिंग। सबसे पहले जो चर्चा होगी वो होगी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के ऊपर। ऑपरेटिंग को एंड में डील करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। दोनों चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आपके पास पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए तो आएगा नहीं, आएगा तो पर्टिकुलर एक एक्टिविटी पूछ लेगा आपसे, बताओ कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हुआ, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना हुआ, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जो मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आए हैं आपके पास डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट से कम पूछे गए, लेकिन प्रिपरेशन हमको सभी के रेस्पेक्ट में करनी है। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग यानी परिचालन। परिचालन का मतलब ही क्या है? व्यवसाय की दैनिक गतिविधियां, रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग। तो व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों के संदर्भ में बात की जाए तो वो क्या होगा? ऑपरेटिंग। सेल, परचेज, एक्सपेंसेस करना, सैलरी बांटना, कोई कमीशन, ब्रोकरेज मिलना, ये सब किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जबकि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, विनियोग की बात करें, तो वो क्या है? हमारी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट को खरीदना, फिक्स्ड एसेट को बेचना। इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोगों को खरीदना, विनियोगों को बेचना, ये कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग में। और उसके अलावा अगर बात करें, आपने लोन ले लिया, आपने शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, या लोन का रीपेमेंट कर दिया, डिबेंचर का शोधन कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस का शोधन कर दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बायबैक ऑफ शेयर्स कर लिया, यानी शेयर्स दोबारा खरीद लिए, या कोई इंटरेस्ट का भुगतान कर दिया, डिविडेंड चुका दिया, ये सारी एक्टिविटी कहां आएगी? फाइनेंसिंग। ठीक है, तो हमने अपने एक्टिविटीज को, अपने पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को कितने पार्ट में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। जो व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों से रिलेटेड है वो कहां जाएगा? बोल ही नहीं रहे हो यार। अरे व्यवसाय की दैनिक गतिविधियां कहां जाएगी? और अगर शेयर्स खरीदने बेचने, इन्वेस्टमेंट खरीदने बेचने, फिक्स एसेट खरीदने और बेचने के रिगार्डिंग बात करें तो वो जाएगी फाइनेंसिंग के अंदर है। तो फाइनेंसिंग कौन बोल रहा था? किसमें जाएगा? हमेशा इन्वेस्टिंग के अंदर। शेयर खरीदना बेचना तो इन्वेस्टमेंट ही है ना हमारा, हम इशू थोड़ी ना कर रहे हैं। कमाल कर रहे हो, शेयर नाम आते ही तुमने कह दिया कि ये फाइनेंसिंग में जाएगा। ऐसा शेयर खरीद रहे बेच रहे इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट कर। शेयर्स इशू कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो अब अपन कल इसके ऊपर आकर के और एक एक एक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा टाइमिंग अभी ऐसे ही चलेगा, 9:15 के आसपास शुरू होकर के और 6 बजे के आसपास शुरू रहेगा। फिर थोड़े दिन में टाइम एडजस्ट हो जाना चाहिए, लगभग 5-7 दिन के अंदर फिर 1 घंटे की प्रॉपर क्लास।